हेलो, नमस्कार। तो आप सभी का मेरे चैनल कोर्स में स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी और हकीकत, अफसाना और कानूनी मसला। एक ऐसी शख्सियत या यूं कहूँ कि ऐसी शख्सियत कपल, उनसे जुड़ा हुआ ये मामला। तो शुरू करते हैं। जो किरदार है इसमें, जो मुख्यतः किरदार अगर जिसे कहा जाए तो वो तीन है। चिंतन उपाध्याय, हेमा हिरानी जो बाद में हेमा उपाध्याय बनी, और एक लॉयर भमलानी, तो भंबानी, एडवोकेट भंबानी। तो ये तीन मुख्य किरदार। अब कहानी शुरू होती है 1992। बड़ौदा का मशहूर संस्थान, यूनिवर्सिटी, सयाजीराव MS यूनिवर्सिटी, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी। वहाँ पे चिंतन विद्यासागर उपाध्याय, जो ओरिजिनली जयपुर से बिलोंग करते हैं, और हेमा हिरानी जो मूलतः बड़ौदा की रहने वाली थी, वो दोनों स्टूडेंट थे बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स इस MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा में। क्योंकि दोनों स्टूडेंट थे, क्लासमेट थे, तो आपसी जान पहचान, फिर बाद में एक अपना रिश्ता, और फिर 1998 में दोनों शादी करते हैं। दोनों ही पेशेवर मूर्तिकार और पेंटर। चिंतन उपाध्याय पेंटर और मूर्तिकार, शिल्पकला में माहिर, और हेमा भी शिल्पकला में माहिर। दोनों का अपना जो है प्रोफेशन वो मुंबई में शुरू होता है, तब के बॉम्बे, आज की मुंबई, 1998। तो 1998 में शादी के बाद दोनों मुंबई आ जाते हैं, और यहाँ पे अपना अपना करियर और शुरू करते हैं। और रहने के लिए इन्होंने अपना डेरा बसाया था जूहू में। अब दोनों का करियर प्रोग्रेस हो रहा था। दोनों नेशनल और इंटरनेशनल फेम्ड आर्टिस्ट थे। दोनों ही काफ़ी प्रख्यात थे शिल्पकला में। जो शिल्पकारी होती है, मूर्तिकार जो होते हैं, और पेंटिंग वगैरह में इनके कई सारे नेशनल इंटरनेशनल एग्जीबिशंस होते थे, सोलो और साथ में भी करके ये दोनों कपल करते थे। 1998 से लेके 2010 तक अमूमन चीज़ें इनके बीच में नॉर्मल थी, जैसे हर कपल में होता है। शादी के बाद में उनकी नॉर्मलसी बनी रही 2010 तक। अब आता है 2010 का वो साल जब चिंतन उपाध्याय एक फैमिली कोर्ट में डिवोर्स पिटीशन फाइल करते हैं, क्रुएल्टी ग्राउंड पे। उसके पहले इनकी थोड़ी सी खटपट शुरू हो गई थी, लेकिन 2010 तक ये साथ ही रहते थे, एज ए हस्बैंड एंड वाइफ साथ ही रहते थे। मेरी जानकारी के हिसाब से इनको तब तक कोई इशू नहीं था, इशू यानी बच्चे। तो 2010 में चिंतन उपाध्याय बाकायदा डिवोर्स पिटीशन फाइल करते हैं क्रुएल्टी ग्राउंड में, और 2014 आते आते वो डिवोर्स पिटीशन क्रुएल्टी ग्राउंड पे चिंतन को फैमिली कोर्ट ग्रांट करता है, यानी कि डिक्री दे देता है, जिसका फैसला हेमा हिरानी, जो बाद में हेमा उपाध्याय बनी थी शादी के बाद में, वो मुंबई हाई कोर्ट में चैलेंज करती है, जो अभी भी पेंडिंग है शायद, या अभी तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। बट 2014 के बाद जो चैलेंज किया था, तो उसके बाद चिंतन जो है वो दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं। मुंबई से कोई उनका
मतलब प्रोफेशनल जो है उनका जो कारोबार था वो वाइंड अप करते हैं और दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं, और जो भी अपना कामकाज था एज एन आर्टिस्ट वो दिल्ली से ऑपरेट करते थे। 1998 से लेकर 2010 तक, या यूं कहें कि 2014 तक, ये कपल हेमा उपाध्याय और चिंतन उपाध्याय, ये जो अपना शिल्पकारी का और पेंटिंग वगैरह का जो भी प्रदर्शनी वगैरह करते थे, तो इनको कई लोगों से कोलैबोरेट करना पड़ता था, जैसे कि उनके जो भी टेक्निकल चीज़ें होती है उससे उनको कोलैबोरेट करना पड़ता था। तो उसी में एक कोलैबोरेटर जिससे इन्होंने कोलैबोरेट किया था उसका नाम है विद्याधर राजपर, जो इनका आर्ट फैब्रिकेटर था। और भी विद्याधर राजपर के साथ में और भी काम करने वाले लोग थे। तो दोनों हेमा उपाध्याय और चिंतन उपाध्याय दोनों विद्याधर राजपर को जानते थे, पहचानते थे, उनका ताल्लुक था, क्योंकि वो कोलैबोरेशन में काम करना ही पड़ता था आर्ट एग्जीबिशंस वगैरह के लिए। तो आर्ट फैब्रिकेशन वगैरह जो भी तरह तरह की जो टेक्निकल चीज़ें लगती हैं उसमें इनको कोलैबोरेट करना ही पड़ता था। तो उस लिहाज से इनका वो एक प्रोफेशनल उनसे मतलब प्रोफेशनल उनका अपना एक दूसरे से ताल्लुक भी था, और उसी लिहाज से ये सभी जानते थे। अब 2014 के बाद में जब डिक्री ऑफ डिवोर्स चिंतन उपाध्याय को फैमिली कोर्ट से ग्रांट होता है, उसके बाद वो जब दिल्ली मूव ऑन हो जाते हैं, वहीं से अपना ऑपरेशन वगैरह करते हैं। इसी बीच जो हेमा उपाध्याय है वो और एक पिटिशन फैमिली कोर्ट में दायर करती है एल्यूमिनी मेंटेनेंस के लिए। जो उनके लॉयर है हरीश भंबानी के थ्रू वो याचिका दायर करती है। तो वो याचिका की अपनी सुनवाई चल रही थी। स्ट्रेस इन दोनों में काफ़ी बढ़ी चुका था, एक्रूमनी दिन ब दिन बढ़ी रही थी, और ये जो डिस्ट्रेस का माहौल था ये शायद एक कपल की निजी ज़िंदगी पे इसका इफ़ेक्ट हो रहा था। अब वो तारीख आती है 11 दिसंबर 2015। उस दिन शाम को लगभग 6:30 के आसपास हेमा जो है वो अपने मेड को कहती है कि वो खाना बाहर ही खाएंगी, और जो ये जो एडवोकेट भंबानी है वो भी अपनी फैमिली को कहते हैं, जो माटुंगा रहते थे, कि हम मतलब मेरी क्लाइंटल मीटिंग है अंधेरी में, तो मैं वहीं से अपना जो भी खाना बना खा के आऊँगा वही मीटिंग वगैरह के बाद में। एडवोकेट भंबानी माटुंगा से अंधेरी स्थित जो है हेमा का जो स्टूडियो था वहाँ पहुँचते हैं, और वहाँ से फिर ये आगे बढ़ते हैं कांदिवली इन्हीं आर्ट फैब्रिकेटर को मिलने के लिए, जिनका नाम था विद्याधर राजभर। ये बेसिकली यूपी से बिलोंग करते हैं। अब वहाँ पे ये दोनों पहुँच जाते हैं। अब क्योंकि रात में दोनों की वापसी होती नहीं है अपने अपने घर में, तो ऑब्वियसली मेड जो है वो फ्रिक्वेंट कॉल करती है हेमा को, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ जाता है। एडवोकेट भंबानी की भी फैमिली उन्हें कॉल करती है, फ़ोन स्विच ऑफ जाता है। और दूसरे दिन कांदिवली के एक नाले में, वहाँ के जो आसपास घर के पास नाला था, वहाँ पे जो स्वीपर होते हैं उन्हें एक बॉक्स, फ्लोटिंग बॉक्स मिला। तो वो उससे थोड़ा सा सस्पिशन होता है, पुलिस को जानकारी देता है। पुलिस आती है, और ये जो नल्ला है ये धानुकर वाड़ी कांदिवली में है। पुलिस आती है, पुलिस बाकायदा जब अपना बॉक्स वगैरह जो है रिट्राइव करती है, उसे जब खोल के देखती है तो पॉलीथीन की शीट में लपेटे हुए लाश थी। अब जब बॉडी की शिनाख्त की जाती है पुलिस द्वारा, तो उन्हें पता पड़ जाता है कि ये जो लाश है वो किसकी है, क्योंकि उसके पहले जो हेमा की जो मेड थी, क्योंकि हेमा वापसी नहीं हुई थी, तो उन्होंने एक मिसिंग कंप्लेंट वगैरह
मतलब रिपोर्ट कर ही दी थी लोकल पुलिस को। तो पुलिस ने भी जो सीसीटीवी फुटेज वगैरह होता है उससे जो मिलान किया तो बॉडी की शिनाख्त बाकायदा हो गई और किसकी लाश है इसका पता पड़ गया। अब बॉडी क्योंकि कार्डबोर्ड में पॉलीथिन में मिली थी तो उसी के सारे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के बाद में जो अक्यूज है विद्याधर राजभर, इन्हें दबोच लिया जाता है। तो यहीं से मसला इन्वेस्टिगेशन का शुरू होता है। जो 302 के अंदर जो है एफआईआर वगैरह फाइल होती है 302(120)B में, और जो अक्यूज़ जो उसमें नेम्ड अक्यूज़ थे उनका नाम था विजय रामधर राजभर, प्रदीप पन्नालाल राजभर और शिव कुमार शिवराज राजभर और चिंतन विद्यासागर उपाध्याय। तो इनके खिलाफ 302 और 120 का मुकदमा दायर होता है। अब इसमें चिंतन उपाध्याय, क्योंकि वो उस वक्त फिजिकली मुंबई में नहीं थे, वो दिल्ली में थे, लेकिन सरकमस्टेंशियल एविडेंसेस जो है, जो प्योरली बेस्ड ऑन सीडीआर कॉल डेटा रिपोर्ट से पता पड़ा कि किस तरह से जो सीडीआर है उसको जब खंगाला गया तो ये पाया गया कि जो चिंतन उपाध्याय है उनके जो फ्रीक्वेंट कॉल्स इंसिडेंट के 1 या 2 दिन पहले इन जो अक्यूज है इनके साथ हुए थे। तो उसी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेसिस पे चिंतन उपाध्याय को इनको इसमें अक्यूज करके इम्प्लीड किया जाता है और 302 रेड विथ 120B में मुकदमा चलता है। मुकदमा चलता है और फिर बाद में जो प्रक्रिया होती है, अरेस्ट वगैरह होना वगैरह सब होता है, फिर ट्रायल चलता है। 2015 का ये वाक़या, 2016 से ये जो केस है वो सेशन कोर्ट में बाकायदा केस नंबर 136/2016 दर्ज होता है। चार्जशीट वगैरह फाइल होने के बाद में चार्ज वगैरह फ्रेम होते हैं, फिर बाद में ट्रायल चलता है। ट्रायल में जो है वो रेप्यूटेड ट्रायल काउंसिल, सीनियर काउंसिल राजा ठाकरे रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर आता है वो दिन 5 अक्टूबर 2023। 5 अक्टूबर 2023 को ट्रायल कोर्ट जज श्रीकांत वाई भोसले, ये जो डिंडोशी सेशन कोर्ट के जो जज है, सेशन जज है, इन्होंने अपना फैसला सुनाया और जो नामदर्ज आरोपी थे, एक्यूज थे, चारों को इसमें दोषी पाया गया और फिर उन्हें सज़ा दी गई। सज़ा के तौर पे जो है वो मतलब अगर सज़ा में पढ़ के बताऊं तो 302 और 120B के अंदर इन सभी को गिल्टी करार पाया गया, जिसमें इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ सेंटेंस इन्हें मिला और 5,000 का जुर्माना। कॉन्करेंट पनिशमेंट रनिंग था। तो जो बेसिकली लाइफ इम्प्रिजमेंट मिला वो विजय राजभर, प्रदीप राजभर और शिव कुमार राजभर, इनको फिर चिंतन उपाध्याय को जो है उनको भी 120B में दोषी करार पाया गया और फॉर हैचिंग क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ऑफ कमिटिंग मर्डर ऑफ हेमा फॉर द ऑफेंस पनिशेबल अंडर 120B रेड विथ 109 एक्यूज विजय रामधर राजभर, प्रदीप पन्नालाल राजभर और चिंतन उपाध्याय टू सफर रिगरस इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। तो इन्हें भी लाइफ सेंटेंस मिला और जो फाइन था वो 5,000 का। तो ये था जजमेंट कन्विक्शन का, मतलब बाकायदा इन्हें कन्विक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद जो है इसी दौरान जो डिवोर्स
ग्रांट हुआ था 2014 में, उसको हेमा जो है वो चैलेंज करती है। तो बेसिक जो है कन्विक्शन था चिंतन उपाध्याय का प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, और जो मेन प्रिंसिपल होता है किसी भी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में मेंस rea, मोटिव। तो मोटिव ये पाया गया कि दोनों में जो हस्बैंड एंड वाइफ थे, हेमा उपाध्याय और चिंतन उपाध्याय, इनमें काफ़ी फाइनेंशियल स्ट्रेस था, फाइनेंशियल डिस्प्यूट था, और उससे लेके काफ़ी एक्रोमोनियस इनके मतलब हीटेड एक्सचेंजेस हुए थे। और ख़ास करके बोन ऑफ कंटेंशन ये जो जूहू तारा रोड पे जहाँ पे हेमा उपाध्याय रहती थी, हालांकि ये प्रॉपर्टी चिंतन उपाध्याय की थी, लेकिन उस पर क्लेम जो है वो हेमा उपाध्याय कर रही थी। तो उसी प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट के चलते, फाइनेंशियल डिस्प्यूट के चलते, ये माना गया कि ये मोटिव सफिशिएंट था, जिसके बेसिस पे ऑन द बेसिस ऑफ, यानी कि जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस है उनके सबूतों के ऊपर, मतलब सबूतों को मद्देनजर रखते हुए चिंतन उपाध्याय को इसमें गिल्टी करार दिया गया, जिसमें कन्विक्शन मिलता है, लाइफ सेंटेंस होती है। तो ये था माजरा। फिर जो डिवोर्स का जो चैलेंज है जो हेमा ने किया था बॉम्बे हाई कोर्ट में, तब तक पेंडिंग ही था, मरने के पहले तक। हत्या के बाद में तो उसका कोई मतलब होता नहीं है, वो इन्फ्रक्चस हो जाती है। लेकिन बहरहाल ऑन रिकॉर्ड अगर बात करें तो पेंडिंग था तब। अब होता यह है कि इस कन्विक्शन को चैलेंज किया जाता है चिंतन उपाध्याय और उनकी टीम और जो अदर एक्यूज्ड है उनके थ्रू, जिन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट में अमित देसाई सीनियर काउंसिल ने रिप्रेजेंट किया। और 10 अक्टूबर 2023 जो है, 10 अक्टूबर 2023 जो है, उसके आसपास बॉम्बे हाई कोर्ट, 10 अक्टूबर 2023 को ही बॉम्बे हाई कोर्ट जो है उनकी अपील को तो एडमिट कर लेती है, लेकिन जो सेंटेंस है, कन्विक्शन है, उसे सस्पेंड नहीं करती और बेल नहीं मिलता है। इस ऑर्डर को जो चिंतन उपाध्याय, उनकी जो लीगल टीम है, उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करती है। और 18 मार्च को 2024 को सुप्रीम कोर्ट इसमें नोटिस इशू करता है, और जो रेस्पोंडेंट्स है, और इसकी लास्ट सुनवाई जो हुई 17 मई को, जिसमें जो रेस्पोंडेंट की तरफ, यानी कि स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से जो, और जो एडवोकेट भंबानी है उनकी तरफ से जो रेस्पोंडेंट्स इम्प्लीट किए गए हैं, उनकी, तो उनको टाइम दिया गया है 4 हफ्ते के अंदर काउंटर फाइल करने को। और अब मामला जुलाई, यानी कि छुट्टियों के बाद लगेगा, यानी 26 जुलाई के आसपास ये तारीख है अगली। तो ये थी कहानी इस कपल की, जो पढ़ाई के दौरान, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की पढ़ाई के दौरान बड़ौदा में मिलते हैं, उनकी दोस्ती होती है, और एक उभरते हुए कलाकार, आर्टिस्ट, जो फाइन आर्ट्स की दुनिया में इनका अपना एक बड़ा नाम, एक शिल्पकार और चित्रकार के रूप में चिंतन उपाध्याय जो है, उन्होंने बड़ी शोहरत, काफ़ी बड़ी शोहरत हासिल कर ली थी। हेमा का भी एक अपना रुतबा था शिल्पकार के तौर पे, और इनके आपसी मनमुटाव, फाइनेंशियल इश्यूज़ को लेकर डिस्ट्रेस, 2010 में जो डिवोर्स फाइल होना, 2014 में डिवोर्स ग्रांट होना चिंतन उपाध्याय को, जो भी है क्रुएल्टी के नाम पे डिवोर्स पिटीशन चिंतन उपाध्याय ने फाइल की थी, फिर उसको चैलेंज करना हेमा द्वारा, और इसी बीच फाइनेंशियल डिस्ट्रेस का कंटिन्यू रहना, दिन ब दिन बढ़ते ही जाना, आपस में जो टसल था। और फिर वो 11 दिसंबर 2015 का वो दिन जहाँ पे ये डेड बॉडीज़ पाई जाती है, दूसरे दिन एक नाले में, जबकि ये उनके आर्ट फैब्रिकेटर विजय राजभर को मिलने गए थे। तो वहाँ से इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। फिर
ट्रायल चलता है, कन्विक्शन होता है, कन्विक्शन को चैलेंज किया जाता है हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट कोई कन्विक्शन को सस्पेंड नहीं करती, बेल नहीं देती, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है मसला, और सुप्रीम कोर्ट में जो इन्हें सीनियर काउंसिल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गौरव अग्रवाल नाम है उनका। तो ये थी कहानी आज की, ये था अफसाना, ये थी हकीकत, और ये था कानूनी मसला जुड़ा हुआ उस शख्सियत कपल के नाम से जो अपने आप में एक रिनाउंड आर्टिस्ट थे, अपकमिंग आर्टिस्ट थे, बहुत ही बड़ा नाम था, लेकिन एक अफसोस और दर्दनाक मौत। और जो चिंतन है उनका क्या ही कहे कि उनका जो एक प्रोफेशनल लाइफ जो है, जो कहाँ से कहाँ लेके जाती, अब उन्हें जेल के सलाखों के पीछे दिन बिताना पड़ रहा है। जब तक कि सुप्रीम कोर्ट बेल वगैरह ना दे देते तब तक तो उन्हें जेल के अंदर ही रहना पड़ेगा। तो उम्मीद है आपको ये आज की कहानी पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, और इसी के साथ मैं आज की कहानी ख़त्म करते हुए कल मिलने के वादे के साथ मैं आज विदा लेता हूँ। और जाते जाते आप लोगों से एक गुजारिश, एक रिक्वेस्ट कि 1 जून आखिरी दिन पोलिंग का, आप जाइए, वोट डालिए और अपनी ड्यूटी का निर्वहन कीजिए। तो कल मिलेंगे नई कहानी, नए अफसाने और नए कानूनी मसले को लेकर, जो किसी एक नामी गिरामी शख्सियत से जुड़ी होगी। तो धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।